गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं कक्षा नवम में संस्कृत व्याकरण में आप सबों को व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ा करके भेज रहा हूँ। आप सभी ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, 2-3 बार देखेंगे, समझेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। सबसे पहले हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है यानी बदलाव आता है, उसे व्यंजन संधि या हल संधि भी कहते हैं। यानी व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि भी है। व्यंजन के साथ कहने का मतलब है कि प्लस के पहले वाला वर्ण हमेशा व्यंजन होगा, यानी ओ, आ, हर्षई दीर्घई ये सब स्वर नहीं होगा। प्लस के पहले वाला जस्ट बिफोर जो वर्ण होगा, अक्षर जो होगा, वो व्यंजन वर्ण होगा। और व्यंजन संधि का सबसे असली पहचान यह है कि प्लस के पहले वाला जो वर्ण होता है हमेशा हलंत से जुड़ा रहता है। कोई भी व्यंजन संधि होगा तो प्लस के पहले वाला जो वर्ण होगा वो व्यंजन होगा और हलंत से जुड़ा होगा, यानी वो आधा होगा। हलंत का मतलब आधा होता है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा यह है कि व्यंजन के साथ यानी प्लस के पहले ये निश्चित है कि व्यंजन वर्ण ही रहेगा और प्लस के बाद या तो स्वर हो सकता है और नहीं तो प्लस के जस्ट आफ्टर वाला वर्ण व्यंजन भी हो सकता है या स्वर भी हो सकता है। लेकिन प्लस के पहले वाला वर्ण सुनिश्चित है कि व्यंजन ही होगा और हलंत से जुड़ा होगा। तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है यानी किसी भी तरह का जो बदलाव आता है उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जोड़ अंबरह दिगंबरह, यहाँ पर आप लोग उदाहरण में देख रहे हैं कि प्लस के पहले क हलंत है और बाद में स्वर है अ, तो ये दिगंबर ग बन गया है, क ख ग तृतीय वर्ण में चेंज हो गया है। उसी तरह से अच जोड़ अंतः, यहाँ भी देख रहे हैं आप लोग कि प्लस के पहले च हलंत लगा हुआ है और बाद में स्वर है अ, तो च छ ज बन गया है अजंतः। व्यंजन संधि के भेद, व्यंजन संधि के तो कई भेद हैं, लेकिन जो सिलेबस सीबीएसई ने निर्धारित किया है उसके तहत तो हम लोगों को जसत्व संधि, जस संधि या जसत्व संधि पढ़ना है, जिसमें प्रथम वर्ग के अक्षरों का तृतीय वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। प्रथम वर्ग का जो भी अक्षर होता है वो तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका नियम है कि यदि किसी भी वर्ग का, वर्ग कहने का तात्पर्य है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग इत्यादि से, न कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कक्षा से मतलब है। यदि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण या अक्षर, जैसे कवर्ग का क, चवर्ग का च, टवर्ग का ट, तवर्ग का त और पवर्ग का प, किसी भी वर्ग का पहला लेटर अगर प्लस के पहले रहे और उसके ठीक बाद उसी वर्ग का, जैसे क है तो कवर्ग का, या च है तो चवर्ग का, या ट है तो टवर्ग का, या त है तो तवर्ग का, या प है तो पवर्ग का, किसी भी वर्ग का या तीसरा लेटर आए, चौथा लेटर या पांचवा लेटर आए, किसी भी वर्ग का, चाहे तो पहले प्लस के पहले क है तो क वर्ग का बाद में आए, या च वर्ग का ही क्यों ना आ जाए, या ट वर्ग का ही क्यों ना आ जाए, किसी भी वर्ग का अगर प्लस के दाहिने तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आता है, या कोई स्वर ही आ जाए, या यर लव में से कोई आ जाए प्लस के बाद, तो प्रथम वर्ग का यानी प्लस के जो जस्ट बिफोर वाला वर्ण होता है, अक्षर जो होता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण में अक्षर में बदल जाता है। यानी स्पष्ट है कि प्लस के पहले या तो क होंगे, या च, या ट, या त, या प, किसी भी वर्ग का पहला लेटर होगा। और प्लस के बाद यदि इसी वर्ग का तीसरा, चौथा, जैसे पहले प्लस के पहले क है तो या तो क का तीसरा लेटर ग हो, घ हो या अंग हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, या कोई भी वर्ग का पहले प्लस के पहले क है, चाहे च है या ट है, और किसी भी वर्ग का अगर बाद में प्लस के बाद अगर तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, या यरल व में से कोई आ जाए, या कोई स्वर ही क्यों ना आ जाए, तो प्रथम वर्ण यानी प्लस के जस्ट बिफोर वाला जो अक्षर है वो उसी वर्ग का, अपने वर्ग का तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है।
जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। वाक जोड़ ईस है, यहाँ पर आप लोग उदाहरण में देख रहे हैं कि प्लस के पहले क हलंत है, मैंने तीर का चिन्ह भी लगा दिया है। तो क के बाद ई स्वर आ गया है दीर्घई, लेकिन प्लस के पहले वाला वर्ण जो क है उसी का तृतीय वर्ण यहाँ क ख ग बन गया है। ब्रैकेट में भी मैंने लिख दिया है कि कौन सा वर्ण बना है। क का तृतीय वर्ण ग बनता है, ये नियम तृतीय वर्ण में ही परिवर्तित है, इसलिए क ग में चेंज हो गया है वागीश। उसी तरह से अच जोड़ अंतः अजंतः, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्लस के पहले वाला च वर्ग का पहला लेटर च है, यही च छ ज तीसरा लेटर ज में चेंज हो गया है। ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है और तीर के चिन्ह से मैंने इंडिकेट कर दिया है। उसी तरह से उदाहरण है सट जोड़ आनन सडानन, यहाँ पर देख रहे हैं कि ट है, ट ठ ड तृतीय वर्ण ड में चेंज हो गया है। उसी तरह से प वर्ग का पहला लेटर प है और बाद में ज है, व्यंजन वर्ण है, लेकिन फिर भी कोई भी वर्ण हो बाद में, लेकिन प्लस के पहले वाला वर्ण प जो है प फ ब में चेंज हो गया है, जैसा कि मैंने तीर के चिन्ह से भी इंडिकेट कर दिया है। तो इस संधि में स्पष्ट है कि प्रथम वर्ग का कोई भी वर्ण हो, किसी भी वर्ग का प्रथम लेटर हो और बाद में अगर कोई भी व्यंजन हो, स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा लेटर हो किसी भी वर्ग का, तो प्रथम वर्ग का यानी प्लस के पहले वाला जो वर्ण है उसी वर्ण का वो तीसरा वर्ण उसी वर्ग का तीसरा अक्षर में तीसरा वर्ण में चेंज हो जाता है। जैसे क से ग, च से ज, ट से ड, त से द, त थ द और प से प फ ब बन जाता है, जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है। अब हम लोग आते हैं अनुस्वार संधि में। इसमें म का अनुस्वार है, म का अनुस्वार हम लोगों को पढ़ना है। यदि पहले पद के अंत में म आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो नियम कहता है कि म का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार माने अंग की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, पत्रम जोड़ लिख बराबर पत्रम लिख। पत्रम म हलंत को भी म ही पढ़ते हैं और अनुस्वार को भी संस्कृत में म ही पढ़ते हैं। तो पत्रम में यहाँ प्लस के पहले म हलंत है और बाद में ल व्यंजन वर्ण है, फिर भी म जो है पत्रम में त्र पर अनुस्वार, जैसा कि इंडिकेट किया गया है तीर के चिन्ह से, म अनुस्वार हो गया है। उसी तरह से पाठम जोड़ पठती में प्लस के पहले म हलंत है और बाद में व्यंजन वर्ण प है, तो म अनुस्वार में पाठम में ठ पर जो अनुस्वार लगा है वो अनुस्वार में चेंज हो गया है। उसी तरह से अहम जोड़ कारः अहंकारः, यहाँ पर भी प्लस के पहले म हलंत है और प्लस के बाद क व्यंजन वर्ण है, तो म जो है अहम पर ह पर जो अनुस्वार लगा है म अनुस्वार में चेंज हो गया है। तो ये अनुस्वार संधि इसको बोलते हैं, इसमें म का अनुस्वार हो जाता है। अब आइए विसर्ग संधि। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, विसर्ग के साथ कहने का मतलब स्पष्ट है कि प्लस के पहले निश्चित है कि वो विसर्ग ही होगा। ये विसर्ग संधि का सबसे मूल पहचान है, रिकॉग्नाइजेशन है, पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है कि वो विसर्ग के साथ यानी प्लस के पहले निश्चित है कि विसर्ग रहेगा और विसर्ग के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन आए, तो दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है यानी बदलाव आता है उसी को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, दुह जोड़ बलम दुर्बलम, नमः जोड़ कारः नमस्कारः। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्लस के जस्ट पहले विसर्ग है और नमस्कारः में भी प्लस के जस्ट पहले विसर्ग है। विसर्ग के साथ कहने का मतलब ही हो गया कि प्लस के पहले निश्चित है कि वो विसर्ग ही होगा और बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग जो है या तो रेफ में, नहीं तो दंती स, मूर्धन्य स, तलाब्य स इत्यादि में चेंज हो जाते हैं। तो विसर्ग संधि के भी 2-4 भेद 3-4 भेद होते हैं, लेकिन हम लोगों को सिलेबस के अनुसार केवल उत्व संधि पढ़ना है। इसका नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में भी अ हो तो विसर्ग का उ हो जाता है तथा विसर्ग के अ उ से मिलकर उ बन जाता है। जैसा कि हम लोग गुण संधि में पढ़ते हैं कि अ उ से मिल करके उ बन जाता है, तो उत्व संधि में भी यही देखने को मिलेगा कि विसर्ग के जैसे प्रथम जोड़ अध्याय, यहाँ पर प्लस के पहले म, विसर्ग के पहले अ है। नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो तो प्रथम में विसर्ग है प्लस के पहले, लेकिन उससे भी पहले म में अ है, लास्ट म का अ आएगा। तो अ के बाद अगर कोई भी फिर यहाँ पर स्वर देखने को मिल रहा है कि प्रथम में विसर्ग के पहले म में लास्ट अ है तब विसर्ग है, और नियम के अनुसार प्लस के बाद भी स्वर वर्ण है
तो अगर पहले भी अ है बाद में भी अ है तो विसर्ग उ बन जाता है और उ अ से प्रतिक्रिया करके ओ बना देता है प्रथमो। मो में जो ओ है यहाँ पर ए स्पष्ट इस नियम को प्रमाणित करता है। उसी तरह से सह जोड़पी प्लस के पहले यहाँ विसर्ग है सह और विसर्ग को ह पढ़ते हैं। विसर्ग के पहले भी स में अ लगा हुआ है नियमानुसार और बाद में भी अ है तो विसर्ग उ बन गया और उ अ से प्रतिक्रिया करके ओ बन जाता है तो सो बन गया। स में जो ओकार लगा है ये ओ बन गया है और ए जो एस की भांति लिखा हुआ है ये पूर्व रूप के अनुसार अ है, यानी पूर्व रूप संधि के अनुसार ये अ का पुराना रूप है। इसको हम लोग एस की भांति संस्कृत में अ ही पढ़ते हैं। उसी तरह से कह जोड़त्र है तो यहाँ पर भी देखिए प्लस के पहले विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ, क में अ लगा है तब इसके बाद विसर्ग है और बाद में भी अ ही है। तो ऐसे जब आते हैं उदाहरण तो विसर्ग उ में बदल जाता है और अ का उ से मिल करके ओ हो जाता है। यहाँ पर कोअत्र में क ओकार को हो गया है। ये आपके उत्तर संधि के उदाहरण हुए। आप लोग वीडियो को 2-3 बार ध्यान से सुनेंगे देखेंगे और मैं पिक्चर को भी भेज दूंगा और इसको फेयर करके आप लोग दिखाएंगे और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे समझेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी पूछेंगे। धन्यवाद।